नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के सफलता सीरीज के सीरीज 11 में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले यदि आपने 1 से 10 तक के सीरीज को नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य जाकर के देख लेंगे और सारा नोट्स और पीडीएफ जो है यहाँ से एक बार जरूर परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो सफलता सीरीज है, इसके पहले 40 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, उन सभी को यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। साथ में जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा चैप्टर वाइज पीडीएफ बन गया है। आप यहाँ से परीक्षा में जाने से पहले तक जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे धोखा होने वाला है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपके साथ जो भी 2-4 नंबर कम होने का कंडीशन होगा वो जरूर आगे बढ़ जाएगा। तो आप अभी के अभी यहाँ से जरूर ले लेंगे। अब देखिए प्रश्न है, कल्पना में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए यह जो है आपका एग्जाम जो है यूपी टेट में 4 बार आया हुआ है और आप कहिएगा तो बिहार आकलन में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कल्पना में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक या कोई नहीं, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय का तो बहुत ही अच्छा हिंदी का नोट्स बना हुआ है। आप सभी यहाँ से 30 रुपये में चाहते हैं तो केवल परचेज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कल्पना, ठीक है, क्या है कल्पना ना। कल्पना में क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो कल्पना में इक जुड़ेगा तो ये देखिए हर्षी हुआ, ठीक है। हर्षी, हर्षी का चिन्ह क्या होता है, इधर से होता है। और ये देखिए अगर ये वाला इक जुड़ता है तो ये होता है दीर्घ, इधर हुआ। तो बस इसी को बारीकी से हर बार पूछा जाता है कि यदि हर्षी है तो आप इधर से पढ़ाएंगे और दीर्घ है तो आप इधर से चढ़ाएंगे। तो आपसे पूछा क्या है, कल्पना में इक लगाने से क्या बनेगा। इक मतलब इधर वाला न में जुड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए काल प और न होता ना, न इक जुड़ रहा है, ई इसलिए जुड़ रहा है तो इधर से चढ़ेगा। अगर ई जुड़ता तो किधर से चढ़ता, इधर से चढ़ता, दीर्घी चढ़ता। बात समझ गया, बस इसी का अंतर होता है, ओके। तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक किसमें सही है, ए सही है, ए इसका राइट आंसर होगा। पंचरत्न में कौन सा समास है, पंचरत्न में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या कोई नहीं है। पंचरत्न जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है प्रश्न, इसलिए हम आप लोगों को दे दिए हैं। समास से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा और समास का पूरा नोट्स विधिवत बना हुआ है। समास यदि आप उस नोट्स और वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद तो आप समास से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप पक्के बनाने वाले हैं। तो पैसे का मुंह नहीं देखेंगे, जल्द से जल्द जुड़ करके सारे नोट्स और पीडीएफ अवश्य परचेज करके एक बार पढ़ लीजिए। देखिए ये ओरिजिनल पीडीएफ है, बाजार में बहुत से डुप्लीकेट पीडीएफ मिल रहे हैं, इसलिए हम आप लोग को व्हाट्सएप पर सारा चीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे सही सही मटेरियल आप लोगों तक पहुंच सके और सही से परीक्षा आप पास कर सके। पंचरत्न में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कोई नहीं, ठीक है। पंचरत्न का मतलब होता है, देखिए इसको जब हम विग्रह करेंगे, समासिक विग्रह, तो होता है 5 रत्नों का समाहार। क्या होता है, 5 रत्नों का समाहार होता है, ठीक है।
ये 5 क्या चीज़ है बताइए? 5 संख्यावाचक चीज़ है, ठीक है, 5 संख्यावाचक है। और एक चीज़ और देखिएगा, जब समास में हम चलते हैं तो द्विगु, द्विगु मतलब क्या? द्विगु होता है। द्वि माने क्या होता है? 2। ये भी क्या है? देखिए संख्यावाचक। तो संख्यावाचक को संख्यावाचक के साथ ही हम लोग डालते हैं। तो पंचरत्न में 5 संख्यावाचक और द्विगु में द्वि माने 2 संख्यावाचक, तो ये चला जाएगा देखिए आपको किस में? द्विगु समास में चला जाएगा। लेकिन एक चीज कंडीशन याद रखिएगा, एक कंडीशन याद रखिएगा, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन न रह जाए आपको। देखिए संख्यावाचक जरूर हो, लेकिन उसका अगर विशेष अर्थ निकलेगा, दिमाग में रखिएगा, उसका विशेष अर्थ यदि निकलता होगा, कोई और भी अर्थ निकलता होगा, तो वो बहुब्रीहि में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा? बहुब्रीहि में चला जाता है। तो मान लीजिए कि जैसे त्रिनेत्र रहता, क्या रहता आपका? त्रिनेत्र रहता, तो त्रि मतलब भी 3 होता है, 3 नेत्र का समाहार, और द्वि मतलब 2 होता है। आप कहिएगा सर ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक द्विगु में डालेंगे, नहीं, त्रिनेत्र का विशेष अर्थ निकल रहा है जो शंकर भगवान के सेंस में आता है, इसलिए यह जो है बहुब्रीहि में जाएगा। तो ये कंडीशन को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। विशेष दिक्कत है तो समास का पूरा नोट्स का वीडियो पीडीएफ बना हुआ है, खरीद के पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा पर्या जोड़ वरण, परि जोड़ आवरण, पर्याव जोड़ रन, या कोई नहीं। 1001 बार प्रश्न पूछ दिया गया पर्यावरण का संधि विच्छेद, ठीक है। तो संधि विच्छेद देख लेंगे, तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आपको परि जोड़ आवरण, क्या हो जाएगा? परि जोड़ आवरण, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे, ठीक है, परि जोड़ आवरण, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। ये बिल्कुल सही हो गया, ओके। चलिए अगला है, जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि जवानी जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है। देखिए वैसी संज्ञा जो अवस्था बता रहा हो, गुण बता रहा हो, दशा बता रहा हो, स्थिति बता रहा हो, स्वाद बता रहा हो, तो ये सभी सिर्फ अनुभव करने की चीज होती है, किसी को बयान नहीं किया जा सकता, किसी को दिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए जवानी जो होगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। 1001 बार ये प्रश्न पूछ दिया है। सेलेक्ट करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। राम रीड द रामायण, क्या यह सही सेंटेंस है? तो देखिए राम जो होता है रीड द रामायण, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है, नेम होता है। उसके साथ देखिए ये जो आपका टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये सब के साथ क्या लगता है? V5 लगता है। क्या लगता है? V5, यानी रीड नहीं होगा, राम यहाँ पर क्या होगा? रीड्स होगा। क्या होगा? रीड्स होगा। ये गलत हो गया सेंटेंस, राम रीड्स द रामायण हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यू डज नॉट प्ले क्रिकेट, यू डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए यू डज नॉट प्ले क्रिकेट, याद रखिएगा यू के साथ कभी भी डज नहीं लगता है, यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। अगला देखिएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई के साथ एम ऑलवेज यूज होता है और बिफोर है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये बिल्कुल आपका सही है, या नन ऑफ दिस, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ साइलेंट, साइलेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ठीक है, साइलेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ये भी आपका पूछा गया प्रश्न बिहार में। तो साइलेंट मतलब क्या होता है? शांत रहना, चुप रहना, हाँ। उसी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? कराई होगा, ड्राई होगा, होल्ड होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका अपोजिट वर्ड कराई होगा, कराई का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। अगला, सिलेक्ट सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो है सुटेबल सहायक क्रिया जो है आपको चुनना है। यू डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यू डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट, इज होगा, एम होगा, आर होगा, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए हमेशा क्या होता है? यू के साथ आई यू के साथ वी, यू और दे के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो आर का ही यूज होता है, ना तो उसमें इज लगता है, ना तो उसमें एम लगता है। इसलिए इसके साथ जो है क्या होगा? हमेशा आर का प्रयोग होगा। आर सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट कॉमन नाउन इन द गिवन वर्ड्स, यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हैं, उसमें कॉमन नाउन कौन है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कौन? मैन होगा, राम होगा, आर्मी होगा, या गोल्ड होगा, क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कॉमन नाउन है इस गिवन वर्ड्स में, तो कॉमन नाउन जो सभी जाति का बोध कराता है, तो मैन देखिए यहाँ पर जो होता है मैन, आदमीन, मानव, ये सभी तरह के मानव जाति का बोध करा रहा है, इसलिए मैन जो होगा वो आपको कॉमन नाउन होगा, राम प्रॉपर नाउन होगा, आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन होगा, और गोल्ड जो है वो आपको मटेरियल नाउन में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैन। और नाउन का देखिए आपका पूरा नोट्स और वीडियो बना दिया गया है, आप सभी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नाउन से एक प्रश्न आपका छपता है।
चलिए अब आ गए हैं सीडीपी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को लेकर के। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। कौन सा विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए सीमा जल्दी सीख ले रही है और लीना जो है उसे सीखने में लेट कर रही है। इसका मतलब क्या है? यह व्यक्तिक भिन्नता, सभी व्यक्तियों में जो होता है अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, यानी व्यक्तिक भिन्नता को दर्शा रहा है। ठीक है, किसको समझा रहा है? व्यक्तिक भिन्नता को दर्शा रहा है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। एक अच्छी अगर पाठ्य पुस्तक हो तो किस चीज़ से बचती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता। देखिए आजकल जो लैंगिक यहाँ पर जो शब्द है ना, ये बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं कि वो पुरुष है तो महिला है तो लड़का है तो लड़की है। तो ये अगर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का आप अध्ययन करते हैं तो उसमें जो भी बताया जाता है उसमें जो होता है ये लैंगिक पूर्वाग्रह जो होता है इससे बचत होता है, इससे लोग बच पाते हैं, क्योंकि वह लड़का का भी महत्व समझ पाते हैं, लड़की का भी महत्व समझ पाते हैं और दोनों को एक समानता देते हैं। यानी अच्छी पाठ्य पुस्तक पढ़ने से क्या होता है? तो लैंगिक जो पूर्वाग्रह होता है उससे यहाँ पर क्या होता है? बचता है आदमी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? आपको हम बता दे रहे हैं। ये देखिए आपको अधिगम विकार का चैप्टर है, एक अधिगम विकार, और यहाँ से तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये डिसलेक्सिया जो है किस रूप से समस्या से संबंधित है? तो ये यहाँ पर पढ़ने से है। तो इसके लिए देखिए एक इस तरह का वीडियो आपको सीडीपी नोट्स में दिया गया है कि आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से अधिगम विकार आज के बाद भविष्य में और बुद्धि लब्धि यदि निकालना हो तो भी, या इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल 100-200 बनाया गया है, वहाँ से आप अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए कि उसमें से आना फिक्स है और सभी चीज़ की आपकी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका होगा पढ़ने से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षमता को तब विकसित कर पाएगा जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में भाग लेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे जब कोचिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तब विकसित कर पाता है, वो कब क्षमता दिखा पाएगा? वह तब दिखा पाएगा जब वे अपने अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में भाग लेगा। मान लीजिए कि यदि आप भाग लीजिएगा तो आपके अंदर की जो क्षमता है वो निखर करके बाहर आती है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तभी विकसित कर पाएगा जब वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसमें ऊर्जा देने वाला भोजन किसको कहा जाता है? देखिए आप एकदम देख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जो आपको दिया गया है आपके क्लास 6 में एक्सरसाइज 1 विज्ञान का, वहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा और उसका तो पूरा नोट्स ही हमने बना दिया है। आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है किताब, आप सिर्फ यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए और सारे क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए, 100% आपको सफलता मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ऊर्जा देने वाला भोजन किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। ठीक है, देखिए ऊर्जा देने वाला जो भोजन होता है ना, वो होता है देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये शरीर को ऊर्जा देता है। और प्रोटीन जो होता है ना, ये शरीर वर्धक भोजन होता है, और विटामिन हमारे शरीर की जो कमियां होती है उसको दूर करता है। समझ गए? तो ये 3 चीज़ को तो एकदम दिमाग में रखिएगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट और वसा है, प्रोटीन जो है शरीर वर्धक भोजन है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और विटामिन हमारे शरीर में कमी की पूर्ति करता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? 1001 बार ये प्रश्न आ गया है। इस तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि एक व्यक्ति गिर गए और उनका ब्लड आ रहा, ब्लड रुक ही नहीं रहा है, उसमें कौन सी विटामिन कमी है? ऐसे करके भी कुछ बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए विटामिन की कमी से तो यहाँ पर जो है विटामिन के, क्या है? विटामिन के की कमी से जो होता है क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, सीता के गले की ग्रंथि फूल गई है, वह किसकी कमी से हुआ है? फास्फोरस की कमी से, पोटेशियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सीता के गले की ग्रंथि फूल गई है, तो गले की ग्रंथि जो फूल जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घेघा रोग कहते हैं, या उसी को गलगंड रोग भी हम लोग कहते हैं। तो वो किसकी कमी से होता है? तो आप सभी जान रहे हैं, वो सभी आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए देखिएगा प्रचार भी होता है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। इसमें से किस विटामिन में पोषक तत्व नहीं होता है? माने कौन सा ऐसा इसमें वह चीज़ है जिसमें पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, तो विटामिन में पोषक तत्व है, प्रोटीन में पोषक तत्व है, वसा में पोषक तत्व है। लेकिन देखिए रुझान से एक ऐसा चीज़ है ना जो
पोषक तत्व इसमें नहीं होता है। ये अनावश्यक चीज होते हैं जो सिर्फ शरीर के अंदर जो होता है भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो रुझांश एक ऐसा चीज होता है। चलिए मैथ सेक्शन के अंतर्गत आ गए हैं। छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए। ठीक है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न लिखिए। 1 2 3। देखिए ये बना हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमने बनाया, इस तरह से हम यदि बनाए हुए हैं तो इसमें आप देखेंगे एक फिगर को मैं लेता हूँ यहाँ पर। ये फिगर हो गया, इस तरह से हुआ, और ये रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में? तो भिन्न के रूप में देखिए छायांकित भिन्न लिखना है। कौन लिखना है? छायांकित। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, छाया जितना किया हुआ है उसको अंश के रूप में लिखेंगे और टोटल को नीचे लिखेंगे। टोटल कितना भाग में बटा हुआ है वो टोटल नीचे लिखाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर छाया किया हुआ भाग क्या हुआ है? 1 2 और 3। तो 3 को हमने लिख लिया अंश में। अब टोटल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, 6 नीचे लिख लिया, यानी छायांकित भिन्न हो जाएगा 3/6 और यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए हैं। 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए हैं। यदि एक टुकड़े की लंबाई 1/5 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह का प्रश्न आपका 2013 में भी आया हुआ था और बहुत ही हल्का प्रश्न आया हुआ था, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत कम हुआ। वैसा तो प्रश्न अब आकलन में ही आ सकता है। तो बहुत लोग जो है यहाँ पर कैलकुलस इंटीग्रेशन तो बहुत तरह के बातें वो करते हैं, लेकिन आप सिंपल नहीं जाइएगा क्योंकि जेटेड भी मैट्रिक स्तरीय और इंटर स्तरीय होता है। तो 2 मीटर एक लंबा तार है। ठीक है, मान लीजिए एक तार है, ये 2 मीटर लंबा है और इसमें इसका 2 टुकड़ा कर दिया गया है, यानी इसका 2 टुकड़ा कर दिया गया इस तरह से। ठीक है, इसका 2 टुकड़ा कर दिया गया और उस एक टुकड़े की लंबाई 1.1/5 मीटर है। एक टुकड़ा है 1/5 मीटर, तो ये टुकड़ा कितना बचा 2 मीटर में से वो आपको बताना है। क्या करेंगे हम? तो वो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, 2 - 1/5 कर देंगे। तो 2 - 1/5 यानी भिन्न का घटा हो गया। तो इसको कैसे करते हैं? 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 5 होगा। 5 × 5 5 दूनी 10 और 5 × 5 कट गया, 1 बचा, 10 - 1 यानी कितना बच गया आपका? 9/5 मीटर बच गया। 9/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9/5 किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो गया। 0.07 में 7 का स्थानीय मान लिखिए, आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 होगा, 7/10 होगा, 7/100 होगा, या कोई नहीं। आपको बता देते हैं। देखिए स्थानीय मान के लिए 2 तरह का चीज हुआ, जैसे 2 3 7। इसमें कहीं भी आप देखेंगे तो दशमलव नहीं है, तो जिसमें दशमलव नहीं होगा उसको हम लोग उसके स्थान को दे करके निकालते हैं। ये इकाई है तो 7 इकाई 7 होगा। ये दहाई है तो 3 दहाई 30 होगा। ये सैकड़े है तो 2 पर सैकड़ा यानी 200 होगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन जब दशमलव की बात आ जाए, जब दशमलव 0.0 2 3 4 इसकी बात आ जाए, तो ये दशमलव के बाएं तरफ यही जो दशमलव नहीं है उस पर काम करेगा, लेकिन दाहिने तरफ जो है यहाँ पर ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, वो कैसे? तो ये 0 है मतलब ये 0/10 होगा। ये 2 है मतलब 2/100 होगा। ये 3 है मतलब 3/1000 होगा। इस तरह से होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 7/100 आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्ग 6 में एक वर्ग 6 है जिसमें 30 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। लड़कियां का लड़कों की संख्या में अनुपात बताइए। देखिए अनुपात से एक प्रश्न अगर आता है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा किससे पूछ रहा है? लड़कियां का लड़कों की संख्या से। ध्यान दीजिए, लड़कियां का लड़कों की संख्या से। जो शुरू बार कह रहा है वो अंश में होगा और जो बाद में कह रहा है वो हर में होगा। तो लड़कियां कितनी है? 30 है और लड़के कितने हैं? 20 हैं, यानी 30/20 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 3/2। ठीक है, या इसी को कहेंगे लोग 3:2। तो जैसा ऑप्शन है 3/2 है तो 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। यदि पानी को हरा, हरा को आकाश, आकाश को नीला और नीला को सफ़ेद तथा सफ़ेद को आसमानी कहा जाता है तो दूध का रंग कैसा होगा? आपको बताना है। काला होगा, पीला होगा, आसमानी होगा या सफ़ेद होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ जो प्रश्न किया जा रहा है उसका आंसर पहले हम लोग को ढूंढना रहता है। ठीक है, दूध का रंग कैसा होगा? सबसे पहले यहाँ प्रश्न पूछा गया कि दूध का रंग कैसा होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि दूध होता कैसा है? सफ़ेद होता है ना। दूध का रंग सफ़ेद हम लोग मानते हैं, सफ़ेद। अब इस प्रश्न में देखिए कि सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा पानी को हरा, हरा को आकाश, आकाश को नीला, नीला को सफ़ेद और सफ़ेद को आसमानी कहा जा रहा है। सफ़ेद को आसमानी। तो अब देखिए यहाँ पर सफ़ेद आंसर आया जो पूछा कि दूध का रंग कैसा होता, आपने लिख लिया सफ़ेद।
अब देखिएगा प्रश्न में सफ़ेद को क्या कहा जाता है, तो सफ़ेद को आसमानी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आसमानी हो जाएगा। आसमानी आपको किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, तो बीच में कौन अंक आएगा। ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, तो बीच में कौन अंक आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी से बड़ा है तो बी के ऊपर ले गए हम ए को। अभी ए बड़ा है, बी छोटा है। बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है। अब ध्यान दीजिए, ए है, यहाँ पर मान लीजिए बी है, ए बी से बड़ा है, पहला कंडीशन वाला हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन दूसरा में कह रहा है बी जो है सी से छोटा है, तो बी सी से छोटा है तो सी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, सी बी के ऊपर आएगा सी। अब बी क्या हो गया, सी से छोटा हो गया। अब बी क्या होगा, ए से छोटा, बी अब बी क्या हो गया, ए क्या हो गया, बी से बड़ा हो गया ना। तो पूछ रहा है कि बीच में कौन अंक आएगा, तो बीच में कौन अंक आ रहा है, देखिए सी आ रहा है ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस सीटिंग अरेंजमेंट इसी तरह से होता है, तो इसका आंसर बी हो गया। अगला है, देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत, यहाँ पर रीजनिंग आगे है, 4 है, 5 है और 20 है, क्या संबंध चल रहा है, तो ये दोनों को गुना करके हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। उसी तरह से अगला है 42 है, 6 है, 7 है, तो 6 7 है 42 हो गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20 है, क्या होगा अब बताइए। तो 40 20 में कितना से गुना करेंगे कि 40 होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 20 दूनी क्या हो गया, 40 हो गया, तो 2 इसका राइट आंसर बी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें, आपको बताना है 20 10 5। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 2 2.5 2.8 या 3। तो देखिए 20 को जब हम आधा करेंगे तो 10 होगा, 10 को जब आधा करेंगे तो 5 होगा, और 5 को जब आधा करेंगे तो 2.5 होगा। क्या होगा, 5 को जब आधा करेंगे तो 2.5 होगा, यानी 2.5 हो जाएगा। क्या होगा इसका, 2.5 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।